चर्चा का विषय है, क्योंकि शिक्षा में जो एक मेन फिलॉसफी होती है या फिर जो शिक्षा हमारी चलती है, चाहे वो स्कूली एजुकेशन हो, चाहे वो महाविद्यालय शिक्षा, इन शिक्षा के पीछे जो हमारा उद्देश्य है या जो हमारा शिक्षा का दर्शन है, वो जहाँ से पता चलता है उसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। और ये समय के साथ कई बार बदलना भी पड़ता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि बहुत सारे इशू को हम एड्रेस नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। समय के साथ बहुत सारी चीज़ों का बदलना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले NCERT से बहुत चैप्टर, बहुत सारे पोर्शन हटा भी दिए गए। ये कई बार विवाद का हिस्सा भी बन जाता है अलग अलग मुद्दों के कारण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश की शिक्षा में आम लोग, टीचर्स, पेरेंट्स सब मिलकर ये तय करते हैं कि शिक्षा में कौन से मानसिक बदलाव होने चाहिए, और उन बदलाव को जहाँ हम दर्ज करते हैं काफ़ी रिसर्च के बाद, और उसे जहाँ हम लोग संग्रहित करते हैं तो हम लोग मूलतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। इससे पहले यानी कि अभी जो आपको पता अभी राजगीर कब आई है, पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई पता है? अभी वाली 2020 में आई, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार आई थी वो, जैसा आप देख रहे हैं, 1968 में आई, उसको माध्यमिक शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में, यानी 68 को अगर पलट में तो 86 में आता है। और इसको हम कई और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय प्राइमरी शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। कुछ अलग अलग फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे हमारा 68 में 3 लैंग्वेज फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, जो आज तक चला आ रहा है। जो हमारा 86 में था ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और सभी समूह के लोग, चाहे वो डिसेबल हों, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हों, वो सब लोग शामिल हो सके, इस पर बहुत ज़्यादा जोर था। काफ़ी काम हुआ, ये बहुत अच्छा काम हुआ। और जो है 2020 में कई सारे मुद्दों पर हम लोग अभी देखेंगे कि जिन मुद्दों, जैसे कि हम लोगों ने कल भी देखा कि छोटे बच्चों यानी कि 3 साल के उम्र से लेकर हमें चलना, पहले इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती थी। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन अब क्लास 6 से स्टार्ट करना है, इस बारे में भी पहले चर्चा नहीं होती। बहुत सारे लोग जो छूट जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, या फिर जो अब हम देखेंगे सोशो डिसएडवांटेज ग्रुप जो है हमारे सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, उसमें बहुत सारी कैटेगरी बांटे गए हैं। 2016 में जो डिसेबिलिटी है उसके 16 कैटेगरी बांटे गए, तो कुल मिलाकर सारी चीज़ों को परखा गया। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देशों में जहाँ पर शिक्षा में बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं, उन सारे बदलावों पर भी चर्चा की गई है। और उसके साथ साथ हमारे देश के जो अच्छे शिक्षाविद हैं, उनका जो दर्शन है, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जो भी दुनिया के भी हैं, जॉन डीवी हैं, ये सब लोगों के चीज़ों को मिला करके हमने एक नई शिक्षा नीति का निर्माण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि 2040 तक हम पूरी दुनिया के एक बहुत ही अच्छी हमारी शिक्षा नीति हो और उसको पूरा इम्प्लीमेंट करके हम इसमें क्रांतिकारी बदलाव ला सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। 2040 तक हमें इसके सारे लक्ष्यों को तय कर लेना है, उस तक पहुँच जाना है, ऐसी हमने आशा रखी है, जो ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट भी कहता है। यहाँ पर जो हम देखेंगे, जो मेन फोकस है, ऐसे इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 5 चीज़ें हैं। एक AQ EQ बोलते हैं सामान्यतः याद रखने के लिए, एक अफोर्डेबिलिटी, इसके बाद एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी और क्वालिटी। ये 5 चीज़ें हैं, जिसका मतलब मुझे लगता है आपको समझ रहे होंगे। अफोर्डेबिलिटी यानी हर तक शिक्षा पहुँचे, सबको शिक्षा अफोर्ड कर सके। अकाउंटेबिलिटी यानी अकाउंटेबल भी बनाया गया है, जो हम लोग NCF ये पूरा का पूरा हम लोग कल देख रहे थे। सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी जोड़ा गया, कम्युनिटी को भी जोड़ा गया है। अभी जो है
क्लस्टर 5 स्कूल 7 स्कूल या पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल या जो बहुत दूर दराज में स्कूल है उनका एक ग्रुप बनाया गया है ताकि जो है अपना रिसोर्स को शेयर करके जो है पढ़ सकें। एक्रेडिशन के लिए उनका ऑनलाइन खुद से डाटा बताना है कितना बच्चा पास हुआ, कितना बच्चा फेल हुआ, उनके यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि इन सब चीज़ों को देख कर जो ऑथोरिटी है या जो हमारे अकॉर्डिंग टू NEP उसको हम लोग और भी ज़्यादा इक्विप भी कर सकें वहाँ के बच्चों को, वहाँ के रिसोर्स को। इसके अलावा एक बाल भवन डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात की गई है जिसमें कि बहुत दूर दराज के जो बच्चे हैं वो सप्ताह में एक बार आ सकें, आ करके थोड़ा एक्टिविटी कर सकें या अपने जो वहाँ पर अपने स्कूल में रिसोर्स के अभाव में नहीं कर सकते तो वो कर सकें। बहुत सारे पार्टनर स्कूल को बनाने की बात की गई है कि मान लीजिए ये स्कूल बहुत समृद्ध है तो बगल के स्कूल को पार्टनर बना सकते हैं, वहाँ पर थोड़ी मदद कर सकता है। जो अच्छे स्कूल हैं उनको भी पार्टनर बनाने की बात की गई है, चाहे हमारा अलुमनाई है, चाहे यहाँ पर कोई इंजीनियर, उनका डाटाबेस भी बनाने के लिए बोला गया कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS है, रिटायर्ड पर्सन है, उनका एक डाटाबेस बनाया जाए, उनकी भी सेवाएँ दी है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है NEP में की जा रही है और मुझे लगता है कि एक टीचर को, खास करके हम लोग केंद्रीय विद्यालय के टीचर को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि NEP में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये किस हर संदर्भ से बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि एज ए टीचर हमको पता होना चाहिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है। एज ए अगर हम थोड़ा एस्पायरेंट्स हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप आगे जाना चाह रहे हैं, या इवन जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं जो चाहते हैं कि परमानेंट टीचर्स एग्ज़ाम दें, उनके लिए भी, क्योंकि ये हमेशा एग्ज़ाम में आएगा तो इसलिए भी जानना ज़रूरी है। और हमारे पास क्या विकल्प है, अगर हम कहीं भी नहीं तो हमारे बच्चों के लिए क्या विकल्प है, क्या विद्यालय में है, ये भी हम इससे जानने को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसे बहुत ध्यान से समझना या जानना चाहिए। इसमें जो मेन फोकस यहाँ पर दिया गया है, ये हम लोगों ने कल भी देखा था कि फोस्टरिंग यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानता है, इनमें सारी शिक्षा जगत के लोग मानते हैं कि हर बच्चे में सीखने की क्वालिटी है, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। मुझे याद आ रहा है, मैं एक टाटा रिसर्च संस्थान का एक वो वीडियो देख रहा था, तो उस पर काम चल रहा था, तो उसमें कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो गांव का बच्चा है वो सामान्य तरीके हमारा थॉट प्रोसेस में आ गया है कि गांव का बच्चा उतना पढ़ा लिखा नहीं, तो गांव का बच्चा उतना स्किल्ड नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। गांव का बच्चा अपने क्षेत्र में स्किल्ड है। मुझे याद है जब मैं BEd की तैयारी कर रहा था, जब हम पढ़ रहे थे, उस समय जब किसी संदर्भ में पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो हमने बताया कि देखो चावल जो पौधा में होता है वो धान होता है, धान से हम लोग जो उसका हंस यानी कि भूसा निकालते थे, चावल होता है। दिल्ली के बच्चे थे तो बहुत सारे बच्चों को आश्चर्य हुआ कि नहीं, उनको क्योंकि अभी तक यही पता था कि डायरेक्ट पौधे में चावल ही होता है, उनको ये नहीं पता था कि धान भी होता है, फिर धान से चावल निकलता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में देखा नहीं, एकदम दिल्ली में मुख्य शहर में तो लोगों को पता नहीं है। जबकि गांव के बच्चे को पता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे लगता है 3-4 दिन पहले मैं बात कर रहा था, 12th साइंस में पढ़ता है राधे स्टूडेंट, उसके पिताजी छत्तीसगढ़ से वो मंगाते हैं ड्राफ्ट किया हुआ टोमेटो, और वो पूरे मतलब वो जैसा वो बता रहा था कि 2500 kg जो है टमाटर वो एक दिन में सप्लाई करता है, 2500 kg। और उसके पास बहुत नॉलेज था इस बारे में कि कैसे ड्राफ्टिंग होती है, कैसे पौधे तैयार, कैसे मैन्योर बनाया जाता है, कैसे काऊ के यूरिन से पेस्टिसाइड्स बनाया जाता है। मुझे जान के बहुत अच्छा भी लग रहा था, बहुत आश्चर्य भी हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा किसी एरिया में हो सकता है एकेडमिक में बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने की बहुत बड़ी एबिलिटी होती है, जिससे कि हमें समझना चाहिए और जिससे कि हमको सम्मान भी देना चाहिए। कल हमने देखा था कि एवरी स्टूडेंट शुड बी वैल्यूड, रिस्पेक्टेड इन दैट सच एनवायरनमेंट। तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। हर बच्चे की क्षमता को हमें पहचानना है, उसको वैल्यू देना है, उसको नर्चर करके फिर आगे बढ़ाना है। दूसरा है करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। अब शुरू के फाउंडेशन कोर्स में तो करिकुलम आपको अपने तरीके से बनाना है, कोई भी डिफाइंड करिकुलम नहीं है। जो बाल वाटिका जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसमें आप खिलौने लाइए, देसी खिलौने लाइए, बाहर के खिलौने लाइए, बच्चों से बनवा के रखिए, जो भी है आप चाहे तो जो भी कर सकते हैं। इवन जो करिकुलम के बारे में बताया गया कि अगर बच्चा, अगर हम लोग जूनियर क्लास की बात करें, 6 to 8 की बात करें, आप देखिएगा कि
कैरिकुलम को बहुत छोटा भी कर दिया गया है, बहुत सारे अभी देखिएगा चैप्टर्स जो है वो डिलीट कर दिए गए, क्योंकि अभी सारे जगह पे बात हो रही है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की या प्ले बेस्ड लर्निंग की। तो अगर हम एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो स्वाभाविक है कि फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो अब जो फॉर्मूला है वो है कि लाइट एंड टाइट, यानी कि हमें सिलेबस को लाइट बनाना है एंड दैट शुड बी टाइट, तो उसमें सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। और एक्टिविटी के लिए या प्ले के लिए या जो भी ये सारी गतिविधियाँ हैं उनके लिए हमारे पास विकल्प बना रहे, बचा रहे, चाहे वो गेमिफिकेशन है, चाहे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है या प्ले वे मेथड है, इन सब को समेटने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि जब हमको सब बच्चों को लेना है तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो स्लो लर्नर हो सकते हैं, ऐसे बच्चे भी होंगे जो डिसेबल हो सकते हैं, इनको सबको लेके चलना है। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंक्लूसिव या इंक्लूसिव क्लासरूम या फिर कंड्यूसिव क्लासरूम, तो उसमें हमें सबको लेके चलना है। तो जब हम सबको लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा हो सकता है पेस थोड़ा धीरे भी हो सकता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा करिकुलम फ्लेक्सिबल हो। अभी आप देखिएगा 10th क्लास 9, 10 और 11, 12 के लिए जो हमारे पास नया ऑप्शन आया है उसमें विकल्प है कि बच्चा के पास में बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है, 20-25 सब्जेक्ट है, ग्रुप बनाया हुआ है 3, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए से उसको ये 5 में से ये सब्जेक्ट लेना है लैंग्वेज में से, ग्रुप बी में से उसमें 10-12 सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें से वो कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकता है, ग्रुप सी है उसमें से ले सकता है, वोकेशनल एजुकेशन का भी 10-15 दिया हुआ है। ये ठीक है कि अभी हम लोग जो है एकदम ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे सब्जेक्ट के मास्टर ट्रेनर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वैसे एनईपी में ये ऑप्शन दिया गया है कि विद्यालय या विद्यालय की जो भी अथॉरिटी है वो लोकल जो अवेलेबल है, मान लीजिए कि हमें आपको पता होगा कि आजकल 6 क्लास से 10 डेज बैकलेस क्लासेस का यथा प्रावधान है, जो वो 10 दिन जो सिखाया जा रहा है तो क्या सिखाया जा रहा है उसमें बताया गया कोई मिट्टी का काम करने वाला पॉटर है या फिर कारपेंटर है या कोई भी जो भी आपको लगता है कि आपके एरिया में स्किल सिखाने वाला कोई आदमी अवेलेबल हो तो उसको बुलाइए, आप पैसे दीजिए, उसको मास्टर ट्रेनर करके बुलाइए। यहाँ तक कि ये भी सुविधा है कि यदि अगर उसको क्लास देना है, एक दिन में 2 क्लास देना है, तो आप एक जैसे कि AV1 है, AV2 है, हम एक ही रिसोर्स को शेयर भी कर सकते हैं और उसको पैसा दोनों लोग मिल के भी दे सकते हैं। मान के हमने एक महीने के बारे में बात कर लिया और तो हम लोग दोनों लोग मिल के दे सकते हैं, इस तरह के भी प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ अब देखिए, जो आप उसके अलावा बच्चे को स्किल भी सिखाया जाना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी, कौन सा सब्जेक्ट लेगा, क्या उसका इंटरेस्ट है। अगर उसको लगता है एकेडमिक के साथ साथ उसको वोकेशनल वाला भी जाना है तो वोकेशनल वाला भी ले सकता है। अगर उसे लगता है लैंग्वेज में उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हिंदी सीख सकता है, इंग्लिश सीख सकता है, संस्कृत सीख सकता है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सीख सकता है, साथ में फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है। लगभग 8-9 फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, हमारे पास अभी विकल्प नहीं है लेकिन आने वाले समय में ये जरूर होगा। तो इसीलिए करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाया गया है, क्योंकि बच्चा को बहुत सारा चीज में हो सकता है उसको रुचि नहीं हो। आपको पता है कि अभी एक क्रेडिट सिस्टम आप जानते हैं, जैसे आपने बहुत सारे इग्नू वगैरह में एग्जाम दिया हो तो वहाँ पर क्रेडिट होता है, एक सब्जेक्ट एक पेपर दिया तो उसके 4 क्रेडिट बनते हैं। तो उसी तरह से हमारा एक क्रेडिट बनेगा। अब जो आने वाला बच्चा होगा, अगर उसको लगता है कि नहीं हम 12th क्लास के बाद जो वोकेशनल में जाएंगे तो वो जा सकता है, उसे लगता है कि नहीं हम एक ही साल पढ़े हैं, एक ही साल पढ़े, उसका किसी न किसी कारण से उसको छूट गया, तो क्या होगा ना, उसका क्रेडिट जमा है, वो आगे जब किसी और चीज़ को परस्यू करना चाहता है तो वो क्रेडिट वहाँ से कंटिन्यू होगा। मान लीजिए हमारे पास बैचलर में 3 साल हम पढ़ते हैं, 8 क्रेडिट है, एक ही साल पढ़ करके वो छोड़ दिया, आने वाले टाइम में उसका मन कर रहा है कि हम एक डिप्लोमा कोर्स करेंगे, हम नहीं अब वो ग्रेजुएशन वाला नहीं करेंगे, तो ये जो 8 क्रेडिट है उसका जाया नहीं हो। पहले ऐसा था कि छूट गया तो छूट गया, बर्बाद हो जाएगा, नहीं, अब ये क्रेडिट रहेगा, उसके साथ मिल करके उसके फिर ऑप्शन बनेंगे और ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। अभी बहुत मुझे लगता है ये बिंदु आप सबको याद रखना चाहिए। अभी बहुत सारे मतलब हमारे यहाँ तो अभी बात की जा रही है, पूरे दुनिया में आप देखिए, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, नीदरलैंड हो, इन सारे देशों में 21st सेंचुरी स्किल की बात बहुत पहले से की जा रही है। आज हम लोग उसको थोड़े अलग अंदाज में कर रहे हैं। तो एनईपी 3 तरह की स्किल्स की बात करता है, एक बोलते हैं लाइफ स्किल्स, दूसरे को बोलते हैं लर्निंग स्किल्स और तीसरे को बोलते हैं लिटरेरी स्किल्स। ठीक है,
अब ये NEP ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे में ये तीनों स्किल होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पहला है लाइफ स्किल, तो लाइफ स्किल में क्या क्या होना चाहिए, तो उसको शॉर्टकट पे याद करने के लिए हम लोग बोलते हैं फ्लिप्स बोलते हैं, है ना। क्या क्या होना चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। L से हो गया लीडरशिप, फिर I से हो गया इनिशिएटिव, यानी कि इनिशिएटिव ले सके, इसका P से हो गया प्रोडक्टिविटी, और S से हो गया सोशल स्किल्स। यानी कि बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, मतलब बच्चे में ये सारे स्किल्स आने चाहिए। अगर बच्चा आज का भी एक छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उसके पास ना एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर क्लास में कोई हम कार्यक्रम दे रहे हैं तो बच्चा उसको लीड कर पा रहा है या नहीं, या फिर वो अपनी बात भी बोल पा रहा है या नहीं, या ऐसा नहीं कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इनिशिएट करने की क्षमता भी उसके पास होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया लाइफ स्किल। फिर है आपका लिटरेरी स्किल, तो उसको बोलते हैं मतलब 4 C's। एक है जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा है क्रिएटिविटी, तीसरा है कोलैबोरेशन, और चौथा है कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपकी चर्चा होगी। और फिर है हमारा लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल में हो गया हमारे पास 3 IMT बोलते हैं, इंटरनेट, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो NEP ये चाहती है कि ये सारी चीज़ें अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से बच्चों में होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग से फिर बाद में क्रिएटिविटी आती है और हम गोल अचीव करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम एनालाइज करते हैं, पूरी समग्रता से देखते हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो इसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और अगर आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच पाते हैं या एक अलग तरीके से सोच पाते हैं, तो फिर उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, वो लोग आगे अभी हम लोग देखेंगे। इसका जो मल्टी लिंग्विज्म, ये हमने अभी भी बता दिया, इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग मदर टंग की बात करते हैं, फिर L2 यानी कि एक दूसरा लैंग्वेज होना चाहिए, फिर तीसरा लैंग्वेज आ जाता है, सेकेंडरी में आता है, तो फॉरेन लैंग्वेज के बारे में भी बात किया गया है, साइन लैंग्वेज के बारे में भी बात किया गया है NEP में। इसका था इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ जो भी है, चाहे वो जो हम लोग बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, इसके लिए 5 क्राइटेरिया बनाया गया है, मुझे पता नहीं याद है नहीं है। पहला है जेंडर, दूसरा है ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि बहुत दूर दराज का है वो, तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो कोई है, 3, इसके अलावा है डिसेबिलिटी, और एक है 5 क्राइटेरिया है जिसके आधार पर इन 5 लोगों को बोला गया है NEP के सभी को हम लोग रेगुलर जो हमारा क्लासरूम है यानी कि आम बच्चों के साथ ही बिठाएंगे और सबको नीड बेस्ड हम शिक्षा देंगे, यानी कि जिसको जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह की हम लोग बात करेंगे। फिर है यही हमारा 21st सेंचुरी स्किल, जिसके बारे में हम लोग बात किए अभी। ये जरूर सबको जानना चाहिए, मुझे लगता है ये कई बार एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछा गया है, तो आपको इस बात पर ये हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि एक पर चर्चा करके बहुत लंबी बात है। किसी पर भी या अगर आपको लगता है कि किसी पर चर्चा होनी चाहिए तो बताइए, उस पर चर्चा की जा सकती है 2 मिनट की। जैसे टेक्नोलॉजी, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि स्कूल में क्या होना चाहिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टूल्स होने चाहिए, जैसे कि इंटरेक्टिव बोर्ड होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए या इंटरनेट होना चाहिए। दूसरा बोला जाता है कि फ्री सोर्स होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को हम लोग आउट ऑफ द स्कूल यानी कि मेन वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए फ्री रिसोर्स के साथ में बच्चों को कनेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा बोला गया है कि हमारे पास कंटेंट होने चाहिए, जैसे डिजिटल बुक, टेक्स्ट बुक भी जो आजकल डिजिटल आते हैं, या फिर वीडियो है या ऑडियो बुक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा टीचर्स को ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए कि वो जो है टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो उसको यूज़ कर सके या फिर उसको एक्सेस कर सके। इसके अलावा ये है कि बच्चों को जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे क्विज़ है या ऑनलाइन गेम है या फिर ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सके जिसमें कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सके। आजकल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आने लगे हैं जो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है तो तुरंत ही फीडबैक देता है,
यानी कि जनरली क्या होता है, हम असेसमेंट तो करते हैं, कई बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म में असेसमेंट नहीं होता ऑनलाइन, लेकिन हमारे पास ऑनलाइन में भी असेसमेंट टूल्स होने चाहिए और बच्चों को तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए। आप कई बार क्विज़ खेलते होंगे, आपका एक सही हुआ तो आता है बिंगो, बहुत अच्छे, तो उसको अच्छा लगता है। कुछ भी चाहे बड़ा आदमी है छोटा आदमी हो, जब फीडबैक आता है तो हमें अच्छा लगता है। इसी तरह ये आप जानते हैं, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो NEP में है वो 10+2 से फॉर्मेट बदल गया है, ये हो गया 5+3+3+4। इसके बाद जो है ये हमारा फाउंडेशनल स्टेज है जो 5 साल का है, इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। 3 साल का जो है वो प्री स्कूल है और 2 साल का जो है इन स्कूल कह सकते हैं। वैसे बाल-वाटिका भी स्कूल के अंदर में आता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग जो है स्कूल का उससे नहीं, अलग तरीके का सेटिंग होगा वहाँ पर, टेक्स्ट बुक नहीं होगा, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें चलेंगी। ये हम लोग कल की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है NEP का, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है और ये पता होना चाहिए, वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि बाल वाटिका में जो टीचर्स की नियुक्ति है उसको जो डिग्री है वो यही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में 2 साल की डिग्री होनी चाहिए। ये पूरा प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या है कि छोटे बच्चे जो हैं उनका किस तरह से जो क्या केयर करना है, क्या मतलब है। एक तो ये है कि उनको कल हमने चर्चा की हेल्दी हैबिट सिखाना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, टीचर को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे कम्युनिकेशन हो सके, क्योंकि छोटे बच्चे कई बार बोलेंगे, कई बार अपनी बात नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, उनको एक्सप्रेस करना सिखाना है। उनको जरूरी नहीं कि वो लिख सकें, वो बस पहचान भी सक रहे हैं, बोल भी सक रहे हैं, लाइन से बाहर जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, यहाँ तक कि वो शिकायत भी दर्ज कर रहे हैं, तो ये भी एक लर्निंग का ही हिस्सा होगा, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि हाँ ऐसा होने से ये कंप्लेन किया जाता है। कंप्लेन करने के बाद जो है किस तरह से आपका एक्शन होगा जिससे कि उनको खुशी होगी, तो ये सब चीज़ें भी सिखाने वाली चीज़ें। इसमें लिखा, इसमें वो चीज़ दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इससे थोड़ा सा गलतफहमी में आ सकता है। एक्चुअली यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो ये क्वालिफिकेशन, ये आंगनबाड़ी लोगों के लिए कि जो आंगनबाड़ी में हैं उनको 6 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करवाया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, और वो बाल वाटिका में जा सके। जो आंगनबाड़ी में ऑलरेडी हैं उनके लिए, और इधर भी जो टीचर्स जो लोअर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी जो 10th क्लास तक के सिर्फ पढ़े हैं उनको 1 साल के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम करा के उनको इस तरह के बाल अर्ली चाइल्डहुड केयर या बाल वाटिका टाइप जगह पर उनको इंगेज किया जा सकता है। बाकी जो प्रिपरेटरी स्टेज में वो क्लास 3, 4, 5 है, यहाँ से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाता है, टेक्स्ट बुक तो फिर क्लास 1 से शुरू हो जाता है, बट जो मेन एग्ज़ाम है जो पेपर है, आपको पता है प्राइमरी में जो क्लास 1, 2 में हमारा क्या साइकिल टेस्ट होता है, 3, 4 से जो है जो मेन हमारा जो असेसमेंट होता है, फॉर्मल असेसमेंट वो शुरू होता है। मिडिल स्टेज में क्या है 6, 7, 8, और हाँ अब यहाँ पर एक नई चीज़ शुरू की गई है जो बेसिक कोडिंग होता है, इसके बारे में आपने बहुत आजकल देखते होंगे, ऐड भी आता है बहुत, जो क्योंकि मुझे तो नहीं आता कोडिंग, कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। बाकी मैंने जो 1-2 लोगों से पूछा, उनका कहना है कि आने वाले समय में जो जिस तरह से बदलाव चल रहा है उसमें कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। और कोडिंग के बारे में जो जिनसे बात की उनसे पता चला कि कोडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है वो कंप्यूटर का, उससे आपको ज़िंदगी में फैसले लेना, एनालिसिस करना, वो भी आपको आता है उससे। मुझे नहीं पता कि इनडेप्थ उसमें होता क्या है, बट क्लास 6 से ही ये शुरू किया गया। अभी आप देखिएगा कि आने वाले 2-3 साल के बाद, मुझे लगता है 2025 के बाद से तो पक्का ही 6 क्लास में कोडिंग बहुत सारे प्राइवेट बच्चों के लिए शुरू कर दिया है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है वो इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके अलावा वो और ये आप कुछ उसमें कमेंट करेंगे कोडिंग वाले में? कोडिंग जो है सर, ये एक तरह का प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, मतलब बच्चों को प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देने की बात है। जैसे कंप्यूटर में जो भी हम लोग करते हैं, बच्चा खेल तो लेता है, वर्ड पे कुछ सर्च करके या प्रिंट पे कुछ बना लेता है, बट उसको जो ये स्किल्स नहीं आती है प्रोग्रामिंग स्किल्स, जो कि बेसिक वगैरह एक लैंग्वेज होता है, तो बेसिक वगैरह लैंग्वेज में करवानी होती है, या नहीं तो आजकल कुछ और भी मतलब एनिमेशन है, और एनिमेशन में भी कोडिंग के थ्रू हम अपने से एनिमेशन को और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए तो क्या 6 जैसे अभी हम लोग पाइथन में कोड करते हैं, अब क्या 6 और 8 के बच्चों को ये पढ़ाया जा सकता है?
यह तो करना पड़ेगा सर, तो आज यह है तो एआई में तो वही है। पब्लिक स्कूलों में तो करवाएगा। एआई में तो यहाँ पब्लिक स्कूल का बुक देखा है मैंने, उसमें ये पाइथन वो छोटे लैंग्वेज मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन का जो प्रोग्रामिंग है वो सिखाया जाता है। पब्लिक स्कूलों में तो करवाया जाता है वो, मतलब खास करके एनिमेशन वाला जो है ना वो प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करना है वो करवाया सिखाया जा सकता है। अभी तो एआई इंट्रोड्यूस किया है केवीएस में भी ना, हाँ, कि लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए हाँ। 6 और 8 में भी। हाँ 6 और 8 में अब शुरू किया है इस बार से, तो वो भी एक तरह का वोकेशनल सब्जेक्ट है। इसके बाद है वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी टॉट एट दिस स्टेज, यानी कि एक जो पहले आप सीख रहे थे पहले से जो L1 और L2, उसके अलावा आप L3 भी सीख सकते हैं, यानी कि एक जो आपकी मातृभाषा है, दूसरा अगर हिंदी आप पढ़ रहे थे या अंग्रेजी पढ़ रहे थे तो दूसरी एक भाषा भी पढ़ सकते हैं, जैसे संस्कृत पढ़ सकते हैं, या अभी जो NEP में बात की जा रही है वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात, यानी कि अगर झारखंड का बच्चा चाहता है कि उड़िया सीखेंगे तो सीख सकता है, और उसके लिए बोला गया है कि थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज टीचर की जरूरत है। मतलब शायद आने वाले समय में अगर ये पॉलिसी चलती है तो बहुत सारे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज टीचर की बहुत ह्यूज रिक्रूटमेंट होगी। हो सकता है परमानेंट बेसिस पे ना हो, लेकिन एक रिसोर्स मास्टर ट्रेनर के रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं सीखना पसंद करेंगे, हो सकता है। जैसे कि केवी में जर्मन सिखाया जाता रहा है, पता नहीं अभी कहीं चल रहा है, चल रहा है नंबर 1 में भी पहले था ना। अच्छा, तो अभी तो आप देखिए यूरोप से लीजिए तो जर्मन, फ्रेंच, रसियन और पुर्तगीज, ये चारों भाषाएं सिखाने का प्रावधान है। इधर थाई जो है, इसके अलावा जापानीज है, चाइनीज नहीं है, कुछ इस तरह के लगभग 8-9 भाषाएं जो कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि वो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं। 11th-12th में इन डेप्थ टीचिंग के लिए लैंग्वेज में कि दो लैंग्वेज को उनको रखना है, थर्ड वो रख सकते हैं जिसको कि साहित्य को लेकर या लिटरेचर को लेकर के आगे बढ़ना है। फिर 10 डेज इंटर्नशिप प्रोग्राम से भी, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। और हम लोग का विद्यालय क्योंकि PMC स्कूल बनने जा रहा है, तो PMC स्कूल में भी ये बहुत स्ट्रेस दिया गया है कि बच्चों को वोकेशनल स्किल सिखाया जाए। वो 10 डेज बैगलेस के साथ साथ आप यहाँ के पॉलिटेक्निक से या जैसे हमारा सेल है या इलेक्ट्रो स्किल है, इनसे बातचीत करके जो बच्चा हमारा सीख दे लिया है, स्किल्ड है, उनके साथ आप इंटर्नशिप प्रोग्राम कराइए। मतलब वो वहाँ जाएंगे, काम करेंगे और थोड़ा बहुत पैसे भी कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इवेंट सपोज कीजिए, मतलब ये मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि अगर हमारा बच्चा पोटरी सीखता है या फिर लकड़ी से वो कारपेंटर का काम सीखता है, तो हम अपने ही बच्चों से खिलौने भी बनवा सकते हैं, कारपेंटर का भी उससे भी खिलौने बनवा सकते हैं, कुछ गाड़ियाँ बनवा सकते हैं, और उसी चीज़ को हम जादुई पिटारा में भी रख सकते हैं, उसके लिए हम बच्चे को थोड़ा पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरे ऐसा लगता है कि ये भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर बच्चा वोकेशनल है, मतलब उसको स्किल पता है, तो उसका हम जो चीज़ हम बाहर से खरीदेंगे अगर वो बच्चा बना कर दे रहा है तो ठीक है। मुझे लगता है ऐसे प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि वो सीख चुका है। इसके बाद क्लास 9, 10, 11th ये आपको पता है ये 4 साल का ये सेकेंडरी स्टेज है। और यहाँ पर ये उम्मीद की जाती है बच्चे से, इसके पहले वाले में ये उम्मीद की जा रही थी कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज सीख सके, ठीक है। यहाँ पर की जाती है कि बच्चे को डीपन नॉलेज होना चाहिए, कोई भी विषय है। आप देखिएगा जो 9, 10 में पढ़ रहा है या 6, 7 में पढ़ रहा है, चैप्टर वही है। सेल डिवीजन हो सकता है वो 7th में भी पढ़ा होगा, वही वो 12th में भी पढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपको पूरा बहुत ही गहरा नॉलेज होता है, उस पर आप प्रैक्टिकल करते हैं, उस पर रिसर्च होता है, उस पर एक्टिविटी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए। मान लीजिए हम अगर लैंग्वेज की बात करें तो हम हिंदी सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, निबंध सिखा रहे हैं, बट अब 11th-12th में क्या है, बच्चों को इन्विटेशन लेटर लिखना आना चाहिए। सिर्फ आना नहीं चाहिए, अगर उसके भैया की शादी हो रही है, दीदी की शादी हो रही है, तो उसको इन्विटेशन लेटर ड्राफ्ट करके वो प्रिंटर को दे, उसको आना चाहिए, स्किल आना चाहिए। अगर सूचना लिखनी है तो उसको सूचना लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए, और जब भी उसको ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े वो कर सके, करा सके, या फिर वो जान करके उस एप्लीकेशन को जान करके वो स्किल की तरह यूज़ करके उससे कमा भी सके। तो ये 9, 10 और 11, 12 में बात की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। मुझे भाई ये मेरी महती इच्छा है कि ये वाला सिस्टम बहुत
क्योंकि अभी क्या होता है, एक बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट बना हुआ है, खराब है नहीं पर मुझे लगता है कि जो है साइंस में जो बच्चा पढ़ रहा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर कोई बच्चा साइंस का नंबर लेकर के उस लेवल का नंबर लेकर आया लेकिन अगर वो आर्ट्स पढ़ रहा है तो वो बच्चा बहुत अच्छा नहीं हो, तो ये प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा बच्चा ऐसा पढ़े कि अगर उसको बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी भी पढ़े, फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स भी पढ़े, एक सब्जेक्ट उसका डांस है तो वो डांस भी करे, और एक पेपर उसका फिजिकल करे, वो सब करे और उसके साथ बहुत अच्छा करे जीवन में, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है मतलब जब मैं के मैथमेटिक्स में था तो एक लड़की थी हमारे टीचर की बेटी, हिंदी टीचर की बेटी, बहुत अच्छा डांस करती थी। तो एक दिन हमारे कमरे पे आई, जब 10th में जब उसने एग्ज़ाम दे दिया तो बातचीत के दौरान उसने बताया कि सर मुझे लगता है कि अब जो है, अभी तक तो बहुत अच्छा था, अब मुझे लगता है कि मेरे ख्वाब मर जाएंगे। तो मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो, तो उसका कहना था कि अब मेरे पिताजी कह रहे तुमको यहाँ पर भी जाना है और मेरा इंटरेस्ट ऐसे है, तो मेरा उसका इंटरेस्ट डांस में था, क्योंकि डांस में बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा होता था। कई बार वो केवी में जो होता है कला उत्सव या इसमें वो नेशनल भी गई हुई थी, लेकिन उसको डांस का कोई मौका नहीं मिलेगा, तो वो जान रही थी और ये बहुत सच भी था। तो उसको मैंने से प्रोत्साहन के लिए बोला कि ठीक है तुम जिस इंस्टीट्यूट पर रहोगे वहाँ भी बहुत सारा प्रोग्राम हुआ, वहाँ भी पार्टिसिपेट करना या वहाँ मौका मिलेगा तो सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते। बट ये मैं जानता हूँ मेरे तरफ से बस दिलासा था, बट वो एज ए सब्जेक्ट लेकर के उसको फ्लोरिश नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस में भी बहुत अच्छे हैं, कॉमर्स में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका डांस भी बहुत अच्छा है, वो खेलते भी बहुत अच्छे हैं। पिछले साल कॉमर्स का एक बच्चा अच्छा खेल रहा था, साइंस का एक बच्चा नेशनल गया तो उससे 2 साल पहले, तो कई बार वो खेलते भी बहुत अच्छा है, बट उनके पास मौका नहीं होता। कई बार हम भी दबाव देते हैं कि नहीं तुम साइंस पढ़ रहे हो, अब उनका एक सब्जेक्ट भी वो रहेगा तो वो बहुत आराम से बिना किसी डर के वो ऐसा कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, कोई भी हार्ट सेपरेशन नहीं रहेगा, किसी तरह का डिवीजन नहीं रहेगा, माइंड में भी कोई डिवीजन नहीं रहेगा, और उनके पास ऑप्शन भी होगा। ये क्लास कैसे मैनेज होगा इस पर एनसीए को बहुत चर्चा की, उस पर हमने चर्चा नहीं की। इसके बाद सम अदर फीचर्स टू स्कूल लेवल, इसमें हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेयर मतलब ये आपको पता है पहले से कि शुरू से लेकर 5 तक तो कंपल्सरी आपका जो बेसिक जो एजुकेशन है वो मदर टंग में होना चाहिए। बहुत अच्छा हो कि 8 तक भी, उससे आगे भी ले जा सकते हैं, बट एनईपी कहता है कि 5 तक जरूर से जरूर, और क्लास 8 तक कोशिश की जाए कि बच्चे की जो सारी शिक्षा वो मदर टंग में। इसके बाद एक 3 लैंग्वेज फार्मूला है, इसमें बताया गया फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो मदर टंग होना चाहिए या फिर जो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए वो ओरिजिनल लैंग्वेज। दूसरा है कि यदि हिंदी स्पीकिंग है तो वहाँ पर दूसरा लैंग्वेज उसका इंग्लिश होना चाहिए, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकता है, और अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वहाँ पर इंग्लिश या हिंदी उसका सेकेंड लैंग्वेज हो सकता है। थर्ड लैंग्वेज में कोई भी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकता है, बस शर्त ये है कि उसमें 3 भाषा में से 2 भाषा इंडियन होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन दिया गया है। The 3 language formula will be continued, but no language will be imposed on anyone। ये बात तो सही है, इसीलिए तो इतना वैरायटी रखा गया है इस बार। करिकुलम में है कि रिडक्शन इन करिकुलर कंटेंट, ये हम लोग शुरू में ही बात करें। आप देखिएगा इस बार सारे सब्जेक्ट में मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में चैप्टर डिलीट कर दिए गए, और वो इसीलिए किए गए हैं ताकि आप एक्टिविटी करके पढ़ा सकें, इंटरनेट पर जा सकें, इंटरेक्टिव क्लासरूम कर सकें। इसमें नहीं कि बच्चा कवर नहीं कर, क्योंकि भाई अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए किया गया है कि अभी आने वाले टाइम में 1-2 साल में हमारे ऊपर भी ये बहुत प्रेशर होगा कि हमारे क्लासरूम में हर भी एक्टिविटी होना चाहिए, नहीं होने से शायद सवाल पूछे जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा स्टूडेंट द स्कूल करिकुलम विल एम फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, ये भी हम लोगों ने कल बात की थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे को, सब कुछ हर डोमेन उसका होना चाहिए, उसको हेल्दी रहने के लिए भी आना चाहिए, उसको खेल कूद भी आना चाहिए, उसको इनिशिएटिव लेने भी आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई एकेडमिक तो पढ़ाई कैलकुलेशन भी आना चाहिए, इंजॉय करना भी आना चाहिए, एप्रिसिएशन करना, मतलब जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है। स्टूडेंट्स विल बी इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट, ये बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत करिकुलर एथिक्स, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनईपी बहुत जोर देकर ये कहता है कि अब करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं होगा, सबको एक जैसा मौका दिया जाएगा, एक लेवल माना जाएगा।
और बाद में ये बताएगी कि हम लोग का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसके गाइडलाइन के लिए इस कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, क्या इंस्टीट्यूशनल सेटिंग हो, ये सब के बारे में आएगा। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, अब यहाँ पर एक 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड या होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की जाएगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है इसका भी एकदम से अच्छा स्वरूप या जो एक्सपेक्टेड स्वरूप है हमने देखा नहीं है बहुत अच्छे से, बट इसमें जो बात की जा रही है सिर्फ डिजिटल मार्क्स की बात नहीं की जा रही थी बच्चे। आपको याद होगा आज से हम लोग 5-7 साल पहले जब CCE चलता था तो हम रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, उसमें स्कॉलस्टिक पे डिस्क्रिप्शन लिखते थे, को स्कॉलस्टिक पे डिस्क्रिप्शन लिखते थे, उसके बाद फिर उसका एक डिजिटल डिजिटल मतलब रिप्रेजेंटेशन भी करते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे का सिर्फ जो है सिर्फ एकेडमिक चीज़ें नहीं होंगी, उसके अलावा उसके अंदर क्या क्वालिटी है। अब जैसे देखिए अभी कुछ स्कूलों में मैंने देखा है, जो बाहर के स्कूलों में मैंने देखा है कि क्योंकि पेरेंट्स को भी पार्टनर बनाया गया, अब बच्चे में क्योंकि कल हम लोग पढ़ रहे थे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में एक करिकुलर गोल था हमारा टू सर्व अदर्स, यानी दूसरों की सेवा करता है यानी बच्चा। तो बहुत सारे स्कूलों में हमने देखा कि बच्चों को पेरेंट्स को फीडबैक फॉर्म भेजा गया है और उसमें जो 5-7 सवाल पूछे गए हैं कि बच्चा कभी आपकी मदद करता है, कभी कम्युनिटी ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है, क्या कभी मंदिर में या कहीं इस तरह या किसी भी जगह पर जाकर उसने कोई कम्युनिटी वर्क किया है, क्या वो बहुत उसके अंदर केयर एम्पैथी आप फील करते हैं। तो एक तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर उसके स्कूल में नहीं देखेंगे, घर में तो घर एक तो पार्टनर बनाया गया, पेरेंट्स को भी उनसे फीडबैक लिया गया और उसके जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर होंगे इस होलिस्टिक रिपोर्ट के अंदर, ताकि बच्चे को भी पता हो कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। बच्चा जैसे आपके लिए क्या है, आप इस क्लास में आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है बहुत अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन के आता है, जूते भी अच्छे हैं, तो हम उसको क्लीनलीनेस में दे सकते हैं ना, कि स्टार दे सकते हैं, उसको एक इंडिकेटर उसको हम दे सकते हैं। अगर बच्चा रेगुलर आ रहा है तो ये भी तो एक क्वालिटी है कि वो रेगुलर आता है, अपसेंट नहीं करता है। एक बच्चा जो बहुत ही बीमार पड़ता है, इसका मतलब है कि उसके पास हेल्दी हैबिट्स नहीं है। अभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई तो मुझे लगता है कि लड़कियों में से कम 7-8 लड़कियों की मम्मी पापा होंगे तो यही शिकायत करें कि सर हमारी बेटी खाती नहीं। और ये आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम यही का नहीं है, ये मुझे लगता है नेशनल प्रॉब्लम है कि हमारी बेटी या हमारा बेटा नहीं खाता, जो भी कारण रहा हो। और सच में देखने से भी लगता है कि एकदम माल न्यूट्रिएंट बच्चे हैं, घर में खा नहीं रहे हैं और बहुत सारी शिकायतें हैं। तो ये भी आना चाहिए, ये भी इंडिकेटर वहाँ होना चाहिए। मुझे लगता है कि 360 डिग्री में सारी चीज़ें हैं। और भी एक बात उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा अगर कम नंबर लाया है तो उसका एनालिसिस भी 2 लाइन करके आपको देना है। इवन जैसे एरर एनालिसिस हम लोग करते हैं कई बार कि क्वेश्चन नंबर 1 किसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर है, ये हम लोग अपने लिए कई बार करते हैं, बट वहाँ पर ये है कि बच्चा आपका कम नंबर लाए तो आपको बताना है कि वो डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिख पाता है, उसका लैंग्वेज खराब है, या जो भी आपको लगता है, आपको जो एनालिसिस लगता है वो भी लिखना है। साथ में बच्चों का स्कॉलस्टिक को और फिर को करिकुलर में उसने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें, यानी पूरा बच्चे का एक होलिस्टिक ग्राफ उसमें बना हुआ रहेगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं 360 रिपोर्ट कार्ड। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 साल के अंदर वो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। और मुझे लगता है ये रिपोर्ट कार्ड बहुत ही अच्छा है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को भी कई बार पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या खास बात है, कई बार नहीं पता होता। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जैसे एक कैरेक्टर लोग लिखते हैं ना, एक टीसी देते हैं तो मॉरल कैरेक्टर वो वेरी गुड या गुड लिखते हैं, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। मुझे लगता है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इटसेल्फ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर से ज़्यादा बढ़कर एक सर्टिफिकेट होगा, वो कहीं भी दिखाएगा, कहीं भी ले जाएगा, तो वो अच्छा है उसके लिए। इसमें बताया गया कि इन्वॉल्व पेरेंट्स को भी करना चाहिए, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमने बता दिए। ये देखिए 5 जो है वो है जेंडर के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, सोशियो कल्चर के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, और सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चर, इन सारे लोगों को एक साथ क्लास में लेकर आना है और नीड बेस्ड उनको ट्रीटमेंट करना है। एक जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की जा रही है कि लड़कियां जो है वो उनके लिए हम एक फंड बनाएंगे जिससे कि लड़कियाँ तो और भी ज़्यादा हम लोग आगे ला सकें, उसको और भी ज़्यादा डेवलप कर सकें। ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बारे में बात की जा रही है कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनको रेगुलर स्कूल में ही डालना है, उनका फाउंडेशनल स्टेज, ताकि किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो उनके
हाँ, लेकिन एनईपी ये भी कहता है कि उनके पास ऑप्शन खुला हुआ है कि अगर वो चाहते हैं कि वो स्पेशल स्कूल में जाना तो वो जा सकते हैं, बट हमें उनको नहीं रोकना है। फिर एनआईओएस है कि जो लोग जो है एनआईएस को ये बताया गया है कि वो इंडियन साइन लैंग्वेज को सिम्प्लाइज करने में मदद करेंगे। एनआईएस को ये भी बोला गया है कि जो डिसेबल बच्चे हैं और जो होम क्लास करना चाहते हैं उनके लिए एनआईएस जो है वो 3 तरह का मॉड्यूल लेकर आया है ABSC, जिसको वो फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के बारे में इवन केवी भी आपको पता है 2 साल पहले ये बोला है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। अब दिल्ली में अगर हम देखेंगे जितने भी केवी हैं हर स्कूल में जो है एक स्पेशल एजुकेटर रखा गया है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन बहुत सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं कि बच्चा डिसेबल हो। कई बार जो है ना सामान्य बच्चों को देखने में सामान्य में उनमें तो बहुत सारी असामान्य प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण मुझे लगता है कि ये स्पेशल एजुकेटर स्कूल में होना चाहिए। परख के बारे में आपको पता है परफॉर्मेंस एनालिसिस रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ये जो है एक परख एक कह सकते हैं एक बॉडी बनाया गया है जो पूरे असेसमेंट वो किस तरह से करना है, कैसे करना है। आपको पता है कि एनईपी असेसमेंट पर बहुत बातें करती है, असेसमेंट के तरीके को बदला गया है, रिव्यू ऑफ असेसमेंट की बात करता है, जो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। तो कुल मिलाकर एक परख एक बॉडी जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि किस तरह से असेसमेंट को इन सब बारे में चर्चा की जाए, इन सब की नीतियाँ तय की जाए। ये हायर एजुकेशन ये हम लोग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो नहीं है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने बता रहा था कि जो है अगर कोई 1 साल की डिग्री में अगर वो एडमिशन 1 साल का है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलेंगे, कोई भी उसने कोर्स किया है। 2 साल का है तो उसको डिप्लोमा बोलेंगे, 3 साल का है तो बैचलर डिग्री, और अगर 4 साल का है तो बैचलर विद रिसर्च बोला जाएगा। और इसके क्रेडिट सिस्टम भी होगा, इसको बोलते हैं ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये क्या होगा, ये एक डिजिटल जो है आपका सूटकेस होगा, एक तरह से कहते हैं स्टोर हाउस होगा, जहाँ पर आपका क्रेडिट जमा हुआ रहेगा। और आप मान लीजिए 2 साल आपने मान लिया आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे, लेकिन 2 साल के बाद आपने छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बीएड करना चाहते हैं तो आप 2 साल और बीएड, आप फिर 1 साल वाला बीएड नहीं चलेगा, फिर 2 साल वाला बीएड करके अब आप दोनों को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्रेडिट जमा है। आगे वाले में आपको यहाँ पता नहीं चलेगा कि हायर एजुकेशन में कह रहा है कि एक तो HECI क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि UGC को कौन सा बॉडी रिप्लेस कर दिया है। तो ये है आपका हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को तय करेगी। फेजिंग आउट ऑफ द एफिलिएशन ऑफ कॉलेज इन 15 ईयर्स, यानी कि जो बहुत सारे कॉलेज हैं उनको हटा दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी में चेंज किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, यानी कि एक साथ बहुत सारे डिसिप्लिन चलेंगे, उसमें इंजीनियरिंग भी होगा, मेडिकल भी होगा, फैशन भी होगा, वगैरह वगैरह। और इसमें बोला गया है जैसे कि हमारा RT में बोला गया कि कम से कम 3 किलोमीटर के अंदर में एक प्राइमरी स्कूल होना ही चाहिए, उसी तरह यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मास्टर प्रोग्राम के बारे में बताया गया 2 साल का प्रोग्राम जिसने भी 3 साल की बैचलर डिग्री की है, या फिर 1 साल का मास्टर प्रोग्राम होगा जिसने कि 4 साल की बैचलर डिग्री की है, और 5 साल का इंटीग्रेटेड जो है मास्टर और बैचलर प्रोग्राम होगा। MPhil को हटा दिया गया है, PhD कर सकते हैं 4 साल की बैचलर डिग्री के बाद, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। बैचलर इन एजुकेशन, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये आप बता सकते हैं। 2030 तक बोला गया कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए। 2 साल का बीएड उनके लिए है जिन्होंने बैचलर डिग्री कर लिया है, और 1 साल का बीएड उनके लिए है जिन्होंने 4 साल का जो है मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जिसने किया हुआ है, या इंटीग्रेटेड अगर किसी ने किया हुआ है, या 4 साल की बैचलर डिग्री विद रिसर्च किया है, वो 1 साल का बीएड करके काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इसके बारे में हम लोग ने बहुत सारी बात कर ली, आप एक बार देख सकते हैं। हाँ, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो मुझे लगता है जिसको कि हम टीचर बहुत कम एक्सप्लोर करते हैं। एक तो है दीक्षा डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना। ये दीक्षा में बहुत सारा कंटेंट है, आप कोई भी सब किसी भी क्लास का निकाल लीजिए, किसी भी चैप्टर का निकाल लीजिए, कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट है और बहुत अच्छा है।
आपको बताऊँ कि दिल्ली के स्कूल में कंपल्सरी है केंद्रीय विद्यालय में कि आपको बच्चों को दीक्षा के कंटेंट से पढ़ाना है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, बट बहुत अच्छी चीज़ है। जाइए, और आजकल तो बाल वाटिका या फिर क्लास वाटिका बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत मज़ेदार कंटेंट है। और ऑनलाइन हो रहा था, उसमें पढ़ा रहे थे हम लोग पीछे से। हाँ, अभी तो स्वयं है, अगर हम लोग नहीं सपोज अगर नहीं कर रहे तो बच्चों को भी हम लोग बता सकते हैं कि आप इसको एक्सेस करें, वहाँ से देख सकते हैं। और स्वयं भी एक पोर्टल है जहाँ से कि आप खुद जाकर के वहाँ से डिग्री भी ले सकते हैं। छोटे छोटे ऑनलाइन डिग्रियाँ भी है, आप चाहें तो वहाँ पढ़ भी सकते हैं और छोटे छोटे परीक्षा देकर के डिग्रियाँ भी ले सकते हैं। स्वयं पर हमारा एक चैनल है, अभी सर ने 2-3 दिन पहले डाला भी था कि उस पर स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, उसका एक वो है इनिशिएटिव है 1 क्लास 1 चैनल। मतलब चैनल नंबर दिया हुआ है, मान लिया 32 नंबर चैनल 7 क्लास में, 33 नंबर 8 क्लास में, 39 नंबर 9। तो और हर दिन भर उसमें प्रोग्राम आता है। सर ने वो डाला था कि हम कब कब कौन कौन सा चैप्टर होगा, कौन कौन सा प्रोग्राम होगा। तो बच्चों को आप ये भी बता सकते हैं, जैसे बच्चे कितना देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता, बट आप बता जरूर सकते हैं। बाकी ये है फिनांसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, अभी 3.5% ऑफ GDP है, 6% 68 से हमारा टारगेट है, लेकिन अभी तक हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं। ये देख के कई बार लगता है पता नहीं देश में शिक्षा को कितनी इज्जत दी जाती है। अभी कितना परसेंट? अभी 3.5% के आसपास है। और हमारे यहाँ रिसर्च का तो और भी बुरा हाल है। दुनिया में लोग अपने GDP का कई अच्छे देश कम से कम 1% रिसर्च में खर्च करते हैं, हम तो 0.01% भी नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हमारा है। बस इतना ही है, बाकी क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है और कई बार सब लोग बोर भी हो जाता है, हो सकता है। आप कुछ इससे पूछना चाहते हैं या बताना? क्रेडिट में कैसे बता रहे हैं? क्रेडिट में ये है कि मान लेते हैं कि अगर किसी ने जैसे 4 साल का BA है तो 1 साल के लिए 8 क्रेडिट रखा, मान लेते हैं, और उसने पहला साल हिंदी में किया बैचलर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर सामान्य आज की दृष्टि से देखें तो उसने क्या किया, अगले साल तो कहेंगे ये छोड़ो अब हम लोग इंग्लिश में करेंगे, तो उसका जो 1 साल तो पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन नहीं, अब क्या है ना कि अगर यहाँ पर अगर आप चेंज कर रहे हैं, स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, डिग्री चेंज कर रहे हैं, तो आपका ये क्रेडिट टोटल क्रेडिट बैचलर के लिए 32 होना चाहिए। तो अगर आपका ये क्रेडिट आपके एकेडमिक बैंक में जमा है तो ये क्रेडिट आपका ऐड होगा और आपको 4 साल के बाद एक डिग्री विद रिसर्च का आपको दे दिया जाएगा। डिग्री किस चीज़ के अंदर, हिंदी का या फिर? और इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपका पहला वाला जो होगा वो तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट कोर्स पहला वाला, और बाकी अगर आपने 3 साल किया हुआ है तो इसका मिलेगा आपको डिग्री। उससे क्या फायदा होगा? हम पहले हिंदी में किए, अभी इंग्लिश में करें, डिग्री मिल गई, लेकिन फिर वो चीज़ तो आएगा नहीं जो। नहीं, मुझे लगता है कि जिसमें खास करके सामान्य तौर पर होगा कि डिग्री होना चाहिए। ये अगर टीचर बनने में तो आपको कई सारी चीज़ देखना है। अभी भी इसमें भी है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखना है कि बहुत सारा होता है साइंस, सोशल साइंस, हमारे बहुत सारे लोग साइंस में नहीं, PGT में नहीं भर पाते, PGT आप लोग जैसे आप पहले PCM करता था, आप PCM में ये खाली मैथ है या बायो? वही है, तो मैथ वाले कर सकते हैं, बायो वाले, फिजिक्स वाले या केमिस्ट्री वाले PGT PCM नहीं कर सकते। सर इंजीनियरिंग वाले 4 साल का डिग्री होता है, वो कर पाएंगे क्या? हाँ, मुझे तो लगता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ इंटर डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है जैसे हमारे सर जो है इंजीनियरिंग करके आए, तो अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 साल का अगर कोर्स होता है इंजीनियरिंग का तो 1 साल का BEd करके वो आ सकते हैं। इंजीनियरिंग वोकेशनल जो सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि नीट का एग्जाम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्वेश्चन दिया जाता है इसमें, तो ये भी सब चेंज हो जाएगा पैटर्न? ऑब्वियसली होगा, मुझे जो लग रहा है आने वाले समय में, क्योंकि जब हमारा अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि 3 साल का आपको सपोज अगर हिंदी का बनना है तो 3 साल का आपको चाहिए, जो भी डिग्री चाहिए। अब डिग्री की बात नहीं होगी, अब क्रेडिट की बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये वाला एग्जाम देना है तो आपके पास इतना क्रेडिट चाहिए। अगर उतना क्रेडिट है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं। मुझे लगता है आने वाले समय सब PGT मान लीजिए आप हिंदी है, सपोज है PG कर लिए फिजिक्स से, तो फिजिक्स से PGT बन सकते हैं ऐसा चेंज? हाँ बन सकते हैं। लेकिन आप समय एक्सेस के बाद जब तक PG कर लिए फिजिक्स से देगा ही नहीं
पीजी से मान ले कोई आर्ट्स से साइंस वाले आर्ट्स में या पीजी मैथ्स से कर लिया आप पीजी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिसर्च करना चाहे मैथ्स में अभी भी क्या रिसर्च के लिए किया हुआ है रिसर्च मतलब अगर आपको एमपी तो हटा दिए यानी कि पीएचडी लेवल पे रिसर्च करना है तो आपके पास 4 साल का होना चाहिए सर उसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ था 4 साल का बैचलर डिग्री करने के बाद वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं बीच में पीजी की जरूरत नहीं है जैसे मेरा तो 4 साल का बैचलर डिग्री है हाँ। क्या डायरेक्टली अब बीएससी बीएड के हाँ बाद एक बार लोग हाँ इसमें तो यही लिखा है कि 4 साल का बैचलर डिग्री है मतलब वो बैचलर विद रिसर्च माना जाता है ठीक है बीएससी बीएड होता था बीएससी बीएड है ना तो 4 साल का बैचलर 4 साल तो बीएससी बीएड वाला इसके बाद ये कैन परस्यू आफ्टर मास्टर या तो नेट एग्जाम और पीजी का पीजी जैसे लाइफ साइंस नेट का सिलेबस तो लाइफ साइंस है तो पीजी का है देखिए यहाँ अगर PhD है अगर आपने 3 साल का किया हुआ है तो आपको एमए चाहिए अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है लेकिन अगर 4 साल का है तो लिखा तो ऐसा ही लिखा है 4 ईयर बैचलर डिग्री तो बीएससी बीएड क्या कहलाता है बैचलर ऑफ साइंस बैचलर एजुकेशन तो 4 ही साल का होगा 4 साल का है तो फिर तो पीएचडी के लिए बना भी एलिजिबल डायरेक्टली विदाउट डूइंग पीजी भी कुछ क्योंकि 4 साल के बैचलर देखिए एमए में जैसे एक बीएड का डिग्री दे रहा तो बीएड का अभी जो कोर्स हो गया है 2 साल का है तो बीएससी करने के बाद 2 साल बीएड अभी बीएड तो बीएड तो बढ़िया इंटीग्रेटेड बीएड हो गया वो एक साल इंक्लूड कर दिया इंटीग्रेटेड हमारा 4 साल का डिग्री क्या हम ऐसे मान सकते हैं सर 4 ईयर बैचलर डिग्री जो है 4 ईयर का जो बीएससी बीएड हमारा क्या उसके बाद भी पीएचडी अभी जैसे अभी जो लोग कर रहे हैं वहाँ कॉलेज में तो क्या आपको डायरेक्ट पीएचडी के लिए इसके हिसाब से एलिजिबल है देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगर हम यहाँ के संदर्भ में देखें तो बीएससी और बीएड मिला करके 5 साल होना चाहिए जो लोग इसके अकॉर्डिंग अभी के नियम के अनुसार जो लोग 3 साल का बीए किए हैं उनको 2 साल का बीएड है और जो लोग 4 साल का बीए करेंगे उनके साथ ये 1 साल का बीएड है तो अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो टोटल 5 साल का बीएससी बीएड होगा ना हम लोग 4 ही साल के बाकी सब 5 साल का भी होगा नहीं अभी अभी के नॉर्म के अनुसार हम भी किए हैं अब हम भी जैसे तो 5 साल हो गया तो क्या डायरेक्ट पीएचडी वाला लगता है नहीं लेकिन लास्ट में पीएचडी नहीं है और अगर आपका 4 साल का बैचलर है किसी सब्जेक्ट में तो लेकिन वो ये तो वो भी है ना इसका भी है आपको ये ना दे दिए वो